अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। फाइनल पेपर का कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो पार्ट 2 में हमने बोले थे करेंगे, तो वही डिस्कस करते हैं। ओके, आपके पास ये सवाल आता है, यूज डायमेंशंस टू प्रूव इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन यहाँ पे दे सकते हैं। वो यहाँ पे प्रेशर की दी थी, काइनेटिक एनर्जी भी दे सकते हैं। ठीक है, सिंपली प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है, ऐसे ही है। तो वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर है, इसकी डायमेंशंस निकालेंगे तो पी का फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, या नीचे गिवन भी होते हैं, उसका मसला नहीं है इतना। पी, अच्छा आपने जब भी डायमेंशंस लिखनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। ठीक है, इसकी हमने डायमेंशन निकाली तो ये बन गई। ओके, फिर डेंसिटी की हमारे पास ये होती है जी, ये होती है एच, ये होती है, तो एम रो जी एच पुट किया तो फाइनल आंसर हमारे पास सेम आ गया। इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से क्या मतलब था और इसकी कंडीशंस आपने बयान करनी थी। इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना इन विच टू और मोर वेव्स ऑफ सेम काइंड ओवरलैप इन स्पेस, या किसी भी जगह पे ओवरलैप करें, ठीक है, और एक नया पैटर्न बना दें। दो या दो से ज़्यादा वेव एक जैसी को, ठीक है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें और एक नई वेव बना दें तो वो इंटरफेरेंस कहलाती है। अच्छा, इसकी जो है ना कंडीशंस, मेन चार कंडीशंस हैं। एक तो कंपेरेबल एम्पलीट्यूड होता है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होती है, कोहेरेंट होनी चाहिए, मतलब सेम फेज होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फिर ओवरलैप इन अ सेम रीजन, उसी एक ही रीजन में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट था स्टेटमेंट थी थर्मोडायनेमिक्स की। वैसे बुक में दो लिखी हुई हैं, थर्ड जो थी ना वो एंट्रोपी थी, वहाँ पे उन्होंने साथ दिया भी हुआ था कि एंट्रोपी की इंक्लूडेड। ठीक है, यहाँ पे दो है, ये केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट थी, ऑल द अब्जॉर्ब्ड हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। ठीक है, हीट इंजन जो था वो हमारे पास नहीं कर सकता था। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी थी क्लाउसिस की स्टेटमेंट, फ्लो स्पॉन्टेनियसली, क्या इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, ये थी। फिर एंट्रोपी की थी जो इंक्रीज होती रहती है ऑलवेज। नेक्स्ट है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेमवर्क्स, इसमें डिफरेंस था। तो यहाँ पे आप इधर चार नज़र आ रहे हैं, आपने तीन लिखने, एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है, बाकी इधर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लाजमी लिखने हैं। थर्ड वाला आपके पास वो कंपल्सरी नहीं है, इतना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो। डिफरेंस चेक कर लेते हैं। रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यहाँ पे रोटेटिंग होगी। ठीक है, नो एक्सेलरेशन बट देयर इज एक्सेलरेशन, इनर्शियल फ्रेमवर्क में एक्सेलरेशन नहीं होती, समझ रहे हो। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड, इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, यहाँ पे वैलिड नहीं होता। 2 पॉइंट से हो गए। थर्ड है हमारे पास एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे कार जो है वो रन कर रही है। ठीक है, ये आपकी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेमवर्क हो गए। फिर था एक सवाल, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करें बाय अ फैक्टर ऑफ 10, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना था। ठीक है, इंटेंसिटी एक दी हुई है, दूसरी इंटेंसिटी जो थी उसके 10 टाइम्स थी। ठीक है, हमने अब यहाँ पे ए फाइंड करना था। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई होता है, ऐसे ही है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए स्क्वायर। अब दूसरी हमारे पास जो स्टेटमेंट उसने दी है, ये तो हमारे पास एक गिवन है, दूसरा जो उसने गिवन किया वो आई प्राइम इज इक्वल टू 10 आई, नया जो आई है ना इंटेंसिटी वो। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद ये हमने मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया तो स्केयर लिया तो ए हमारे पास आ गया 3.16 एम्पेयर। ठीक है, ए के इक्वल आ जाता है, एम्पेयर बोल दिया, सॉरी। ओके, नेक्स्ट था ग्लूऑन्स एंड फोटॉन्स को कंपेयर किया गया यहाँ पे ना, ग्लूऑन्स एंड फोटॉन्स। यहाँ पे आपके पास जो कल पेपर होगा परसों आपका, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोन भी दे सकते हैं। ठीक है, या कोई और भी दे सकते हैं, जैसे बोसॉन एंड म्यून, कोई भी आ सकता है। अच्छा, इसकी कोई सी तीन आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है, सिंबल लाजमी लिखना है। यहाँ पे गैमा होता है, यहाँ पे गैमा नहीं लिखा गया, वाई की तरह का होता है ना। ठीक है, गैमा यहाँ पे वाई तरह का होता है, और यहाँ पे ग्लूऑन का सिंबल जी होता है। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कौन सी होती है यहाँ पे, फोटोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्लूऑन में होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज फोटोन का नहीं होता, न्यूट्रल होता है।
और ग्लूऑन का कलर चार्ज होता है। मैस 0 होगा, दोनों का 0, ये सेम आ गया। अगर डिफरेंस आ जाए तो आपने फर्स्ट वाला लिखना है, सेकंड लिखना है एंड लास्ट वाला सिंबल लिख देना। ठीक है, काफ़ी है इतना। नेक्स्ट आप दो देख लें खुद ही। फिर था एक सवाल, इफ़ यू यानी कि यूरेनियम 235 डिके इन इज ट्वाइस बाय अल्फा पार्टिकल इमिशन, व्हाट इज द रिजल्टिंग आइसोटोप। यहाँ पे इमिशन किया था अल्फा पार्टिकल के साथ यूरेनियम का, तो पीछे बैरियन बचता है, रेडियम बचता है। बैरियन जो था वो दूसरे में था। तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल इमिशंस में इंक्लूड होते हैं, मास नंबर कितने होते हैं 4 और एटॉमिक नंबर 2 होता है। जैसे कि अब यहाँ पे यूरेनियम की देख लेते हैं, 2 इमिशंस करेंगे तो 8 माइनस हो जाएगा, तो 2 27 और जेड में हमारे पास 88 बच जाएगा, क्योंकि नीचे जो था 92 था और 4 माइनस किया उसमें से 88 बच गया। अब ये Z88 जो है वो रेडियम का है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे रेडियम प्लस, यहाँ पे अल्फा लिखा है, इधर यहाँ पे हीलियम आएगा। ओके, हीलियम पार्टिकल्स। फिर है फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म आपको नज़र आ रही है, E इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे डेल्टा लिखा नहीं जा रहा था इसलिए मैंने डी लिख दिया, डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एक नंबर की आप ये हो जाएगी, 2 नंबर का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेरेडे लॉ का जो स्टेटमेंट थी वो। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है टाइम के साथ साथ, तो ईएमएफ जनरेट हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, कोई भी आप कह सकते हो। ईएमएफ कब जनरेट होती है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी सर्किट के अंदर चेंज होता है बाय द टाइम, चेंजेस ऑफ टाइम। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट ओनली वाइल द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूस। ईएमएफ उस टाइम तक इंड्यूस होती रहती है जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, सिंपल सा इतना सा था। फिर एट व्हाट स्पीड द मास ऑफ फोटोन बी डबल्ड, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6। अच्छा, वो कह रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन अगर डबल किया जाए तो प्रोटॉन का जो, सॉरी यार क्या हो गया मुझे, एट व्हाट स्पीड द मास ऑफ, उसकी स्पीड क्या होगी जब उसका मास डबल किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने गिवन हमारे पास था m इज इक्वल टू 2mo, मतलब एक मास था, मास किसके इक्वल था 2mo के, तो mo कितना है हमारे पास, ये इसने गिवन किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये ना चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है। ठीक है, रियलिस्टिक मैथ इक्वेशन आइंस्टाइन की जो थी, वहाँ पे हमने एम ओ की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और एम जो था वो हमारे पास 2mo था, तो एम एम से कैंसिल हो गया, टू टू इज इक्वल टू ये पीछे रह गया। ठीक है, अब इसको इधर आके मल्टीप्लाई किया, या इसको इधर ले आए और दूसरे को उस साइड पे ले गए, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। जब ये इक्वेशन बनी तो दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद 1 माइनस दिस बन गया, तो इसको 1 को राइट साइड पे ले गए, राइट साइड पे जाने के बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमने सी अंडर रूट लिया यहाँ पे। ठीक है, अंडर रूट लेने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2c। तो अंडर रूट 3/2 जो था वो हमारे पास 0.866 के इक्वल आता था। ठीक है, अब वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर हमारे पास 2.6 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, फिर था व्हाट हैपन्स टू द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स इन अ डायरेक्शन विद वेरी हाई स्पीड रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। ये फिर उसी चैप्टर से आ गया। इस तरह के सवाल जो है ना वो आपको आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइंस्टाइन की मैथ इक्वेशन लिखी है हमने। ठीक है, वही जो ऊपर हमने किया अभी। फिर दूसरी बात लेंथ ऑफ कंट्रैक्शन वाली कर ली है, लेंथ वाली लिख ली। फिर नेक्स्ट जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड किया, तो इसका जो आंसर है वो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो। ठीक है, डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेंथ कंट्रैक्ट करेगी, मैस इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आप याद रखें, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगी, मैस इंक्रीज करेगा। सही है, ये दो चीज़ें जब इंक्रीज करें तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। अर्थ कंप्लीट्स, अब यहाँ पे जो अर्थ है वो अपना एक रोटेशन 24 घंटों में कर रही है,
तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है रेडियन पर सेकंड में। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी का। ऐसे थीटा हमारे पास 2 पाई है क्योंकि 360 डिग्री वो ले रही है, पूरा कंप्लीट कर रही है ना रेवोल्यूशन। टाइम हमारे पास 86.4 के एस आ जाते हैं, मतलब किलो सेकेंड आ जाते हैं। तो इसको हम जब डिवाइड किया तो फाइनल आंसर मेरे पास 7.27 10⁻⁻⁵ रेडियन पर सेकंड आ गया। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय मैग्नस इफेक्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ओ सॉरी विद एग्जांपल। मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेस इफेक्ट जो है एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें स्पिनिंग ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, जैसे बॉल घूम रही होती है, ठीक है, बॉल घूम रही होती है और अपने साइडों पे एयर प्रेशर लगा रही होती है ऑपोजिट साइड पे। अब जब अगर आपने क्रिकेट मैच देखा हो या फुटबॉल आप देखते हैं, जब कोई भी प्लेयर जो है वो हिट करता है फुटबॉल को, ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऐसे जा रही लगता है सीधी जाएगी, लेकिन जैसे हिट करता है थोड़ा सा एंगल उसमें वो चेंज हो जाता है ना, उसका फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एयर में, तो बॉल घूम के उस साइड पे हो जाती है, स्पिन कर जाती है। इसी तरह जब बॉलर जो है वो बॉल करवा रहा होता है, तब अपनी बॉलिंग के थ्रू वो एयर में स्विंग करते हैं ना, जैसे वसीम अकरम करते थे। और अभी जो है आउट स्विंग, इन स्विंग वगैरह ये सारी एयर प्रेशर की वजह से होती है। ठीक है, यही मैग्नेस इफेक्ट है मेन चीज़। एक्सप्लेनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल स्पिन इट ड्रैग्स एयर अराउंड इट। ये वही चीज़ें जो अभी मैंने आपको बता दी हैं। प्रेशर, दिस प्रेशर डिफरेंस लिफ्ट फोर्स वही है। एग्जांपल आगे, क्रिकेट बॉल द स्पिनिंग बॉल, ठीक है, ये वही चीज़ थी। अब यहाँ पे लास्ट सवाल है हमारे पास, वेरीफाई करना है ए डॉट बी होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ना मेरे लिखा नहीं जा रहा था ये सवाल, मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ। ए डॉट बी की एक किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी जो होता है डॉट प्रोडक्ट, उसमें कोस आता है ना, ए बी कोस थीटा, ठीक है, ए बी कोस थीटा। इसी तरह प्लस, अब ये किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी, ये हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा के इक्वल, ऐसे ही है। अब यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया पहले हमने, राइट हैंड साइड अभी नहीं लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख के फिर ये वाली एक बार वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट हमने ये, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपके सामने, एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ए बी साइन थीटा किसके इक्वल था? ए सॉरी ए डॉट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये इसकी इक्वल आ गया। थीटा तो लिखा नहीं जाएगा, अब एट द रेट इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये थीटा की इक्वल है। प्लस, अब यहाँ पे प्लस है हमारे पास, प्लस हमने किया, क्या करना था? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आते हैं, ऐसे ही है। फिर इज इक्वल टू हमने लगाया, इज इक्वल टू करने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया हमने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट बच गई। ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बच गया अगर आपने मैथ की है थोड़ी सी तो। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइड पे रखा, और बाकी जो हमारे पास बचता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है, 1 के इक्वल होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर बनता है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आता है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, ठीक है, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ए बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, हो गया पेपर आपका। अब नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आपको 9 बजे के बाद मिल जाएगा, अगर मैंने बनाया तो, नहीं तो फिर एमसीक्यूज़ वगैरह कर लेंगे डिस्कस थोड़े से। ओके, अब लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप खुद करें, किरचॉफ लॉ वो मैं करवाऊंगा आपको अभी थोड़ा सा। ओके, अल्लाह हाफिज़।